तो तत्व को इस प्रकार से सूचित करते हैं। x जो है वो तत्व के लिए संकेत है और a है तत्व की परमाणु संख्या। हाँ, b जो है परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु भार है। इस प्रकार से अगर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, परमाणु भार भी इसका 1 होता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14 या परमाणु द्रव्यमान संख्या 14। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 16। तो यहाँ पे जो है परमाणु संख्या लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक होता है नाभिक और एक होता है कक्षाएं। ठीक है, परमाणु के 2 भाग होते हैं। पहला है नाभिक, दूसरा होता है कक्षाएं। यह धन आवेशित गोलाकार भाग होता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिसे के, एल, एम, एन इत्यादि से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर किसी तत्व का नाभिक इस प्रकार से है, यह नाभिक है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ यह निश्चित कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रहता है ऐसे इलेक्ट्रॉन, और यह जो है अंदर में नाभिक है। सब सीखी हुआ मैंने एकदम से क्लास नुमा को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। क्लास 9 में जो पढ़ने के लिए है उसको थोड़ा सा दोहरा रहे हैं। कारण क्या है कि अगर इसको बेहतर तरीका से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे चल करके धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। धातु किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीके से देखते चलना है कि परमाणु के 2 भाग होता है, एक होता है नाभिक, एक होता है कक्षाएं। नाभिक जो है धन आवेशित गोलाकार भाग होता है। इसको धन आवेशित गोलाकार भाग क्यों कहते हैं?
तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पर धन आवेश है, यानी इस पूरे नाभिक के आवेश की बात करेंगे तो ये धन आवेशित है, क्योंकि इस पर तो आवेश है नहीं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, और उन वृत्ताकार कक्षाओं को, जैसे पहली कक्षा है तो इसको हम K से सूचित करेंगे, दूसरी कक्षा इसको L से सूचित करेंगे, ऐसी तीसरी कक्षा है उसको M से सूचित करेंगे, फिर N से सूचित करेंगे इत्यादि, इस प्रकार से। ठीक है, यहां तक सही है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n², जहां n कक्षा की या कक्षा का क्रम संख्या है, क्रम संख्या है 1 2 3 4 इत्यादि। जैसे ना कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो कक्षा के में जो सबसे पहला कक्षा है वो K है, तो K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए जो सूत्र है वो है 2n²। तो 2 गुना n के जगह पे 1 रखा जाएगा, क्योंकि कक्षा K जो है पहली संख्या है, और n जो है कक्षा का क्रम संख्या, यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे करके। तो n के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2, यानी कक्षा K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षा L में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n², तो 2 इंटू n के जगह पर 2, क्योंकि कक्षा L दूसरा कक्षा है, 2 के स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 के स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 8। कक्षा M में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n², तो 2 इंटू M जो है तीसरी कक्षा है, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। कक्षा N में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n², तो 2 गुना, तो n जो हो गया चौथी कक्षा हो गया, तो 2 गुने 4 के स्क्वायर, तो 2 गुने 4 के स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 32, यानी n में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको ज्ञात करने के लिए 2n² का उपयोग करना चाहिए। और 2n² जहां n जो है कक्षा का क्रम संख्या है, यानी ऑर्डर्ड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। कक्षा K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कक्षा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कक्षा M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और कक्षा N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
यहाँ से ई वाला जो सवाल है एक दो बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2n स्क्वायर, n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 4n स्क्वायर ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए 2n स्क्वायर का उपयोग होता है। यह सिद्धांत नील्स बोर के द्वारा दिया गया था 1914 ईस्वी में, और तब से इसको इस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। एक और पॉइंट दिमाग में रखना है, अंतिम कक्षा कुछ भी हो, अंतिम कक्षा कुछ भी हो, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अंतिम कक्षा कुछ भी हो, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अब मेन काम पे पहुंचते हैं, जो सबसे प्रमुख काम है। यहाँ तक जो है सिर्फ लिखाने का काम कर रहे थे, आप लोग लिखने का काम कर रहे थे। अब जो है बेहतर तरीके से समझना है, एकदम बोर्ड की तरफ दिमाग लगाए हुए रहना है और देखते रहना है। जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12। तो कक्षा के एल एम एन इत्यादि ऐसे करके, तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है। तो कक्षा के में अधिकतम, अभी बता रहे थे कि कक्षा के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कक्षा एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कक्षा एम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसी कक्षा एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आगे कक्षा ओ में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो एक कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका सूत्र है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से आसानी से आप पता कर सकते हैं कि एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अंतिम कक्षा कुछ भी हो, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब मैग्नीशियम का हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान देना है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से सजे रहेंगे उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, तो कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन चल गया। तो अब कक्षा एल में चूंकि ज्यादा ज्यादा 8 को ले सकता है, तो कक्षा एल में चल गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, तो 2 8 10 हो गया। अब बाकी बच रहा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा एम में चला जाएगा, कक्षा एम में चला जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों का निकालना सीख जाएंगे, तब आगे चल करके बताएंगे कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे धातु कहा जाता है। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे धातु कहा जाता है। अच्छा, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। और जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे अधातु कहा जाता है। और जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। फिर से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, तो एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13, तो कक्षा के में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एल में हो गया 8 गो, तो 2 8 10 और 10 3 13 ऐसे करके। पोटेशियम परमाणु संख्या 19, तो KLMN, तो पोटेशियम में कक्षा के में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा एल में पहुंच गए लेकर करके 8 गो, तो 8 2 10, तो इसके पास 19 है। तो 19 में से 8 2 10 अगर घटा देते हैं, चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन सज चुका है,
तो 19 में से 10 गया तो बचा 9। तो हम कक्षा M चूंकि ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हम यहाँ पे तो 9 डाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत है कैसे? क्योंकि पॉइंट हम नोट में लिखाए हैं कि अंतिम कक्षा कुछ भी रहेगा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो 9 को इस प्रकार से करिए कि 9 में पीछे वाला घटाइए, मतलब 9 में ये 8 घट सकता है ना, तो इसको ये ऐसे करना है कि ये 8 यहाँ पे रखना है, तो 8 रख लेने पर कितना हो गया, 2 8 10 8 18, तो कक्षा N में चल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 2 8 8 1। ठीक है, फिर से जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम के परमाणु संख्या होता है 20। अभी हम सिखा चुके हैं कि कैल्शियम संकेत Ca, परमाणु संख्या जो है नीचे में यहाँ पे लिखा जाता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। तो कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, L में 8 को चल गया, तो 8 2 10 को तो हो गया। तो चूंकि इसका परमाणु संख्या 20 है, 20 में 10 इलेक्ट्रॉन सज चुके हैं, तो बचा है 10। हम यहाँ 10 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 10 रख देते हैं तो इस नियम को हम गलत साबित कर रहे हैं। नियम के हिसाब से अंतिम कक्षा कुछ भी हो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो हम 10 नहीं रखेंगे। तो चूंकि हमको 10 इलेक्ट्रॉन अभी सजाना है, तो 10 में से करना क्या है कि पीछे वाला घटा देना है। तो 10 में से मान लीजिए 8 घटा देते हैं, हाँ 2 भी घट सकता है, लेकिन ये 2 नहीं घटाएंगे, हमेशा घटाना है उसके नजदीक वाला। और नजदीक वाला कौन घटेगा, मतलब उसके बगल वाला। 10 में से 8 गया, तो 10 में से 8 गया, 2 बच रहा, मतलब अगला में 8 लेंगे और उसके अगला में 2 हो जाएगा। ऐसे 2 8 8 2 2 8 8 2 ऐसे करके। तो इस प्रकार से एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। KLMN इधर रख लेते हैं रफ करने के लिए। हाइड्रोजन परमाणु संख्या होता है 1, तो कक्षा K में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके लिए। ऐसे हीलियम, तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, तो कक्षा K में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम परमाणु संख्या होता है 3, तो कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 1 ठो। बेरिलियम, बेरिलियम के 4, तो कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन का 5, तो कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन का 6, तो कक्षा K में 2 और L में 4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 7, तो कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, तो 2 और 6, 2 और 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, फ्लोरीन F परमाणु संख्या 9, तो 2 और 7। इसी तरीके से एक और बढ़ा लेते हैं। नियॉन परमाणु संख्या 10, 2, 8। इस प्रकार से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। और अब
जो पाठ हम लोग शुरू किए हैं इसकी जरूरत हमेशा पड़ते रहेगी, इसकी आवश्यकता पूरे पाठ में धातु और अधातु में पड़ते रहेगा। तो अब हम लोग धातु की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए धातु को बेहतर तरीके से समझाते हैं कि धातु किसे कहा जाता है, धातु के क्या गुण होते हैं। धातु मेटल्स, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे धातु कहते हैं। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे धातु कहते हैं। सोडियम, संकेत Na, परमाणु संख्या 11। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा L में 8 है ना, तो 2 और 8 10 हो गया। तो अगली कक्षा में बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 1 11। कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कक्षा के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अच्छा, कक्षा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 8 2 10 तो हो ही गया। तो कक्षा M में आगे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए सोडियम क्या है, धातु। सोडियम धातु है। अच्छा, मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12। तो कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, अंतिम में 2, 2 8 10 2 12। तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, तो ये धातु है। अच्छा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al, परमाणु संख्या 13। तो कक्षा पहला में 2 इलेक्ट्रॉन के में, दूसरा में 8 3 2 8 10 3 13। तो ये सब जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम धातु है। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे धातु कहते हैं। या जो तत्व उष्मा, हीट और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो तत्व उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। उन्हें विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, उन्हें धातु कहते हैं। जितने भी धातु हैं, पहले से आप लोग कक्षा 8 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितने भी धातु हैं उनसे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो जो तत्व उष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं। लोहा, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब जो है क्या है, धातु है। ठीक है।